नमस्ते। द एक्सप्लेनर फिर से आ गया है। आज मैं एपोच नामक एक विज्ञानफाई थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर है, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म भूटान के एक सुदूर गांव में शुरू होती है, जहां एक स्थानीय जोड़ा अपने छोटे बेटे की मौत पर शोक मना रहा है। मां मुश्किल से अपने मृत बच्चे का चेहरा देख पाती है और उनके दिलों से निकल जाती है। वो बेसुध होकर लड़खड़ाती है और जल्द ही अपने घुटनों पर गिर जाती है। इस समय पास में एक तूफान आता है और जमीन में एक बड़ी खाई खुल जाती है। इसमें से एक विशाल पत्थर की संरचना उभरती है और सतह के ऊपर तैरने लगती है। चीजें और भी अजीब हो जाती है जब बच्चा, जो कुछ ही क्षण पहले मर गया था, कुछ सेकंड बाद जागता है और अपनी मां के पास बाहर भागता है। संरचना एक विशाल लहर जोड़ती है जो रात भर आकाश में यात्रा करती है। फिर दृश्य एक समाचार रिपोर्ट में कट जाता है, जिसमें खुलासा किया गया है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ब्लैकआउट हुआ है। विशेषज्ञों ने इन ब्लैकआउट्स का कारण भूटान के पहाड़ों में एक अजीबोगरीब तैरती चट्टान से निकलने वाली एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय शक्ति को बताया है। अमेरिकी सरकार इस खोज के संभावित महत्व और खतरे को पहचानती है। इस प्रकार वे इस मुद्दे की जांच करने के लिए जल्दबाजी में एक गुप्त मिशन का आयोजन करते हैं। लेकिन यह निर्णय चीन की सरकार को सूचित किए बिना किया जाता है, जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या एनएसए का मुख्यालय एक तत्काल बैठक बुलाई जाती है। देश के शीर्ष अधिकारी, जिनमें सेना के जनरल, एनएसए से पहले के कुछ सीनेटर और कई अन्य शामिल हैं, अपने भविष्य की कार्रवाई के बारे में बहस करते हैं। वे इस तरफ का पता लगाने के लिए एक संयुक्त सैन्य और वैज्ञानिक टोही मिशन शुरू करने का फैसला करते हैं। इसके तुरंत बाद एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर केसी सबन को मिशन का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। इलेक्ट्रिकल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ डॉक्टर मेसन रीड को भी तकनीकी सहायता के लिए शामिल किया जाता है। इस बीच मेसन सीमा के पास है। इन घटनाक्रमों से पूरी तरह अनजान वो अपने निजी डॉक्टर से मिलने जा रहा है, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंताजनक खबर बताता है। पता चलता है कि मेसन लू गहरे रोग या एलएस से पीड़ित है और उसके पास जीने के लिए मुश्किल से 11 महीने बचे हैं। इस खबर से हताश होकर इंजीनियर घर लौटने की तैयारी करता है, लेकिन रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों से उसकी कहासुनी हो जाती है। टकराव इतना बिगड़ जाता है कि एक आदमी पिस्तौल से मेसन पर हमला कर देता है। अगर अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर नहीं होता तो हालात और भी बदतर हो सकते थे। ये अचानक मौके पर पहुंच जाता है। भ्रमित और भयभीत स्थानीय लोग भाग जाते हैं, जबकि कुछ सैनिक पॉल मेसन को विमान में चढ़ा लेते हैं। विमान में सवार होने के बाद मेसन को एक जरूरी मिशन के बारे में अस्पष्ट विवरण दिया जाता है। वो ऑपरेशन के प्रमुख डॉक्टर केसी से भी मिलता है, जो उसे बार बार सलाह देते हैं कि जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक धैर्य रखें। चीजों को स्पष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि कुछ घंटों बाद वे भूटानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। केसी, मेसन और टीम के अन्य सदस्य हवा में उड़ती एक विशाल चट्टान को देखकर दंग रह जाते हैं। क्रिस एंजेल के कुछ समय बाद टीवी शो के बाद से मैंने इतना घना पानी तैरता हुआ नहीं देखा है। यान उतरता है और टीम के सभी सदस्य उतरते हैं। यह पता चलता है कि भूटानी सरकार ने अमेरिकी सेना को इस विशाल चट्टान कैप्टन टॉवर के आसपास परीक्षण करने की विशेष अनुमति दी है। साइट के आसपास के सुरक्षा प्रमुख ने मेसन को फाइलों का एक बड़ा भार दिया। इनमें रहस्यमय संरचना के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी है। उस रात मेसन फाइलों के साथ खुले में लेट गया। वो टॉर्च की मदद से चट्टान की छवियों की जांच करने में घंटों बिताता है। एक तस्वीर में चट्टान के पार्श्व भाग पर 9 छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ये मेसन के दिमाग में एक बल्ब जलाता है, बिंदुओं को जोड़ता है। यह पता चलता है कि छिद्र हमारे सौर मंडल के 9 ग्रहों की नकल करते हैं। यहां तक कि प्लूटो को भी थोड़ी विफलता महसूस हुई। अगली सुबह मेसन को मिशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोलोमन होल्स ने जगाया। दोनों जल्दी से शिविर के अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र की ओर चल पड़े, जहां 2 स्थानीय लोगों से मुलाकात हुई। यह पता चला कि जिस महिला को हमने पहले दृश्य में देखा था, वो अपने बेटे के साथ केंद्र में आई है। डॉक्टर ने खुलासा किया कि मां ने अपने मृत बेटे को वापस जीवित होते हुए देखा। डिप्थेरिया और निर्जलीकरण से होने वाली जटिलताओं के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई थी। मां को लगता है कि गर्म गठन बच्चे को मौत के चंगुल से बाहर निकलने में मदद करता है। उल्लेखनीय रूप से बच्चे में अब किसी भी बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ दिखता है। मेसन और भी आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे बच्चे से एक असामान्य ऊर्जा निकलती हुई महसूस होती है। इसके बाद मेसन शिविर में संचालन के आधार पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर केसी से होती है। वो उसे नवीनतम डेटा के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि स्थानीय लोगों ने इस विशाल चट्टान का नाम टॉरस रखा है। दूसरी ओर मेसन उसे पार्श्व की ओर 9 छिद्रों के बारे में बताता है। उसे लगता है कि संदेह के बावजूद ये गड्ढे इस संरचना में दूर है। मेसन के सिद्धांत केसी ने उसे इसे आजमाने की अनुमति दी। कुछ ही क्षणों बाद पूरी टीम एक सैन्य ट्रक पर लगे एक उन्नत मोबाइल लैब में टॉरस की ओर चल पड़ी। मेसन का सिद्धांत है कि 9 छिद्र
पृथ्वी के सौर मंडल में ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुंजियां है। फिर वो प्रत्येक ग्रह के ब्रह्मांडीय निर्देशांकों का संकेतों से मिलान करता है। मोबाइल ऐप से जुड़ी 9 धातु जांचों का उपयोग करके वो सभी छिद्रों को वामावर्त दिशा में घुमाता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसके प्रयास सफल हुए और वे चट्टान के एक हिस्से को तोड़ने में सफल रहे। अब उनके पास एक विशाल गोलाकार है, या टोरस की ओर जाने वाला एक उद्घाटन जैसा। इस बीच अमेरिकी सेना को चेतावनी मिलती है कि चीनी सरकार ने इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति का पता लगा लिया है। उन्होंने इस साइट की आगे की जांच के लिए पहले ही 2 मिग फाइटर जेट भेज दिए हैं। इस घटनाक्रम से अवगत एनएसए नियंत्रण कक्ष वैज्ञानिकों से जल्द जानकारी एकत्र करने के लिए कहता है। हालांकि कैप्टन टॉवर वैज्ञानिकों को पहले संरचना के अंदर जाने से मना कर देता है। वो किसी और के प्रवेश करने से पहले क्षेत्र की सुरक्षा जांच करना चाहता है। टॉवर और मेसन के बीच थोड़ा सा टकराव होता है, लेकिन अंततः टॉवर और उसके लोग अंदर चले जाते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को सुरक्षा कैमरे के माध्यम से घटनाओं की निगरानी करनी पड़ती है। दुर्भाग्य से जैसे ही सुरक्षा और उसके लोग इस रहस्यमयी चट्टान में और अंदर गए, चीजें और भी गड़बड़ होने लगी। चीनी मेघ जेट आते हैं और अमेरिकी सैनिकों की तलाश में क्षेत्र का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और तब विवाद होता है जब एक जेट टोरस पर फायर करता है, जिससे आर्टिफैक्ट से रक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है। टोरस से एक विशाल टेंटेकल जैसा विद्युत चुंबकीय स्पंदन निकलता है। यह बहुत तेज गति से बाहर निकलता है और अपनी शक्ति का नाटकीय प्रदर्शन करते हुए 2 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर देता है। अंदर कैप्टन टॉवर और उसके आदमी ईएमपी की पूरी ताकत का अनुभव करते हैं। करंट और ऊर्जा का एक सफेद बादल धीरे धीरे मुठभेड़ टॉवर से चौंके सैनिकों की ओर बढ़ता है। उसका आदमी तुरंत गोली चलाता है, लेकिन बादल सभी को अस्थायी रूप से अक्षम करके और एक सैनिक को अपने साथ लेकर प्रतिक्रिया करता है। चीनी निक्स के नष्ट होने की खबर जल्द ही एनएसए नियंत्रण कक्ष तक पहुंचती है। सीनेटर अब अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे एक भयानक परिदृश्य पैदा होगा, जो एक पूर्ण युद्ध में समाप्त हो सकता है, जिसमें चीनी सोचेंगे कि अमेरिकियों ने उनके लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ये इस तथ्य के साथ कि वे चीन के इतने करीब एक गुप्त मिशन को अंजाम दे रहे हैं, एक खुली धमकी के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार एनएसए टीम डॉक्टर केसी से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहती है। इससे पहले कि भूटान में हिंसा बढ़ जाए, सुरक्षा सैनिक टोरस से पीछे हटने और शिविर में लौटने में कामयाब रहे। कैप्टन टॉवर, जो टीम के बाकी सदस्यों से मिलता है, अंदर के भयावह अनुभव को याद करता है और बताता है कि उन्होंने अपने एक आदमी को खो दिया है। यह सुनकर मेसन उत्तेजित हो जाता है, जिससे दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती है। लेकिन जल्द ही वे अलग हो जाते हैं जब उन्हें एनएसए से कॉल आती है। मेसन अवसर को समाप्त कर देता है और कैप्टन टॉवर की हरकतों की रिपोर्ट कंट्रोल टीम को देता है। वो खुद और डॉक्टर केसी के लिए जल्द से जल्द टॉरस में फिर से प्रवेश करने की वकालत करता है। सौभाग्य से ट्रोल टीम अनुमति देती है, जिससे उन्हें बिना किसी सैन्यकर्मी के आर्टिफैक्ट में आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। अगले दृश्य में मेसन और डॉक्टर केसी टॉरस में गहराई से उतरते हैं। एक गधे के युग के बाहर खराब दृश्यता वाले संकीर्ण मार्गों से गुजरते हैं। एलन लिसेंडर कई अमेरिकी सैन्य टुकड़ियों के साथ साइट पर पहुंचता है। वो इस क्षेत्र से कई चीनी सेना के विमानों को उड़ते हुए भी देखता है। यह स्पष्ट है कि समय बीत रहा है और स्थिति तेजी से बढ़ रही है। वापस अंदर मेसन इधर उधर देख रहा होता है। तभी केसी उसे एक अजीबोगरीब घटना के बारे में सचेत करता है। विद्युत और ऊर्जा का वही बादल तेजी से उनके पास आता है और उन्हें चमकदार रोशनी में घेर लेता है। घटनाओं के एक असाधारण मोड़ में बादल उस सैनिक को भी पीछे छोड़ देता है जिसे उसने पहले ले लिया था। फिर वो पीछे हट जाता है, जिससे मेसन और डॉक्टर केसी सुरक्षित रूप से अपने शिविर में वापस लौट पाते हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति स्थिति के बारे में एनएसए से जवाब मांगते हैं। अमेरिका अधिक शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में चीन में अपना राजदूत भी भेजता है। चीनी सरकार अपने इरादे स्पष्ट करती है। वे समानता चाहते हैं। माता पिता देखते हैं कि वे टोरा के अंदर अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई खोजों तक समान पहुंच की मांग करते हैं। राजदूत कहते हैं कि वे इस अनुरोध को अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, लेकिन उनके चीनी समकक्ष ने उन्हें याद दिलाया कि यह कोई अनुरोध नहीं है। यदि अमेरिका शोध में अपने निष्कर्षों के बारे में पारदर्शी होने में विफल रहता है, तो चीन सैन्य बल के माध्यम से टोरस को नष्ट कर देगा। इस प्रकार बैठक तनावपूर्ण अंत पर पहुंचती है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ जाता है। दूसरी ओर मेसन और डॉक्टर केसी के कैंप क्लिनिक में जाने पर चीजें रहस्यमय मोड़ लेती है। मेसन, जो एलेस के साथ थे, डॉक्टर सोलोमन से उनका संपूर्ण चिकित्सा परीक्षण करने के लिए कहते हैं। इस परीक्षण से एक आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होता है। मेसन के शरीर में बीमारी का कोई निशान नहीं है। इस अकथनीय चमत्कार से अभिभूत मेसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने जीवन को वापस पाने के बारे में इतना उत्साहित है कि वो उछलता है और डॉक्टर केसी को जोश से चूमता है।
उनके रोमांटिक पल को जल्द ही एजेंटाल और माई सैंडर द्वारा बाधित किया जाता है, जो उनके व्यवहार पर सवाल उठाते हैं। मेसन अभी भी घटनाओं के चमत्कारी मोड़ से उबर रहा है। यह समझाने का प्रयास करता है कि वो अभी अभी एक जानलेवा चोट से ठीक हुआ है। इसके बाद टीम ने यह सिद्धांत बनाया कि टोरस द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय स्पंदन में जैविक जीवन को पुनर्जीवित करने और फिर से जीवंत करने की असाधारण क्षमता है। इससे पता चलता है कि टोरस शायद वो चिंगारी भी हो सकती है जिसने पहली बार पृथ्वी पर जीवन बनाया था। हालांकि सैन्य नेता अभी भी आश्वस्त नहीं है और सुझाव देता है कि कार्रवाई का सबसे सुरक्षित तरीका इसे नष्ट करना हो सकता है। बेशक इसे उड़ाने के लिए भुगतान किया जाता है। उन्हें डर है कि ऐसी शक्तिशाली और रहस्यमयी वस्तुओं को रखना वैश्विक खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन मेसन इस बात से पूरी तरह असहमत है। इस योजना के साथ और इस बात पर जोर देते हैं कि टोरस मानवता की अस्तित्व की समझ को नया रूप दे सकता है। इस बीच चीनी और अमेरिकी सरकारों के बीच कूटनीतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है। चीनी सेना जुट जाती है और उस जगह का चक्कर लगाना शुरू कर देती है जहां अमेरिकी सैनिक और टोरस स्थित है। चीनी सैनिकों का एक समूह जल्द ही अमेरिकी शिविर में प्रवेश करता है और दोनों पक्ष अब उसी समय और वही संघर्ष की संभावना पर विचार कर रहे हैं। अचानक एक अमेरिकी सैनिक डर के मारे चीनी सार्जेंट पर गोली चलाता है जो अपने सैनिकों के लिए बोल रहा था। स्थिति बहुत खराब हो जाती है। सबसे बुरे के लिए गले लगाता है, लेकिन फिर कुछ आश्चर्यजनक होता है क्योंकि चीनी सार्जेंट घायल हो जाता है। टोरस एक अजीब ऊर्जा क्षेत्र उत्सर्जित करता है। सार्जेंट और चमत्कारिक रूप से कुछ सेकंड के भीतर ठीक हो जाता है और जीवन में वापस आ जाता है। यह देखने वाला हर कोई पूरी तरह से अविश्वास और सदमे में रह जाता है। यह फिर से क्रिस एंजेल है। सार्जेंट को यकीन है कि वो एक अलौकिक घटना का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार वो अपने आदमियों के साथ पीछे हट जाता है, जिससे अमेरिकी शिविर घबराहट की स्थिति में आ जाता है। इसके तुरंत बाद डॉक्टर, केस और मेसन रहस्यमय टोरस के अंदर एक और अभियान पर निकल पड़ते हैं। वे धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने पहले बादल का सामना किया था। ऊर्जा की गेंद जल्द ही उन्हें ढूंढ लेती है और उन्हें अस्तित्व के एक बिल्कुल अलग तल पर ले जाती है। वैज्ञानिक खुद को एक सफेद कमरे में पाते हैं, लेकिन जल्द ही बादल जैसी इकाई उनके सामने प्रकट होती है। दृश्य प्रतिनिधित्व ये पृथ्वी के इतिहास को प्रदर्शित करता है और एलियंस की भागीदारी और मानव जाति के विकास को प्रकट करता है। इकाई दिखाती है कि इसने मानवता के विकास को कैसे प्रभावित और आकार दिया है, जो युगों से मानव प्रगति का सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन करता रहा है। डॉक्टर के सीएन मेसन आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि टोरस ने पहले पृथ्वी को सभी जीवों से साफ कर दिया था, फिर जीवन अनिल शुरू किया और मनुष्यों को जन्म दिया। आपने अंततः पूरे ग्रह को आबाद कर दिया। इस दृश्य प्रस्तुति के बाद केसी और मेसन दोनों को उसी स्थान पर थूक दिया जाता है। कुछ क्षण पहले खड़े होकर वे अब अपने बेस पर वापस जाते हैं ताकि वे अभी अभी सीखी गई सारी जानकारी को रिले कर सके। इस बीच टोरस के बाहर की दुनिया में भारी बदलाव होने लगते हैं। वैज्ञानिक देखते हैं कि ग्रह घने बादलों में लिपटा हुआ है, जिससे एक चिंताजनक विकास हो रहा है। सूर्य के प्रकाश की कमी से जैव का एक बड़ा हिस्सा विलुप्त हो जाएगा और साथ ही सभी मानव जीवन का सफाया हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार विनाशकारी घटना शुरू होने से पहले मानवता के पास केवल 2 महीने बचे हैं। यदि सूर्य के प्रकाश की कमी से इतना नुकसान हो सकता है तो गेमर्स ने समझाया इस आपदा को रोकने के लिए बेताब अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सेना को टोरस के अंदर एक परमाणु बम लगाने और इसे नष्ट करने का आदेश देते हैं। अगले दृश्य में कर्नल ताला ने आर्टिफैक्ट के अंदर एक परमाणु बम लगाया। फिर वो अमेरिकी सैनिकों को अन्य चालक दल के सदस्यों को क्षेत्र खाली करने का निर्देश देता है। हालांकि तनाव तब बढ़ जाता है जब कैप्टन टॉवर और एजेंट लाइसैंडर, जो रहस्यमय आर्टिफैक्ट से जुड़ गए हैं, ने छोड़ने से इनकार कर दिया। वे कर्नल टेल से बम को निष्क्रिय करने की मांग करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि विस्फोट प्रक्रिया को रोकने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। समय समाप्त होने के साथ समूह जल्दबाजी में अंतिम उपलब्ध बचाव विमान की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर डॉक्टर केसी और मेसन ने भी टोरस को छोड़ने से इनकार कर दिया। वे बम के स्थान पर पहुंचने और उसे निष्क्रिय करने का साहसपूर्ण प्रयास करते हैं। मेसन उपकरण को निष्क्रिय करने की कोशिश करने के लिए अपनी सभी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करता है, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ है और अब उनके पास केवल 3 मिनट शेष है। वे जानते हैं कि वे सुरक्षित रूप से भाग नहीं सकते हैं और इस प्रकार अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं। एक दूसरे को चूमते हैं, जो उन्हें लगता है कि उनके अंतिम क्षण है। जैसे ही उल्टी गिनती 0 पर पहुंचती है, बम फट जाता है, जिससे एक विस्फोट होता है जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ में पर्यटक बम द्वारा नष्ट की गई सभी ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। कोई भी घायल नहीं होता है और विस्फोट को पूरी तरह से टोरस द्वारा ही निगल लिया जाता है। ये अंततः डॉक्टर के सीएन मेसन के निस्वार्थ कार्यों को पहचानता है
और छोड़ने का फैसला करता है। फिर टोरस अपने बाहरी आवरण को छोड़ देता है, जिससे एक ऊर्जा क्षेत्र प्रकट होता है जो धीरे धीरे आकाश को पृथ्वी से दूर कर देता है। फिल्म 4 महीने बाद की है, जहां मेसन अब एलिस से पूरी तरह ठीक हो चुका है। वो डॉक्टर केसी के साथ एक बच्चे की उम्मीद कर रहा है, जो पहले गर्भधारण करने में असमर्थ थी। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। चैनल की मदद करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।